हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का लेक्चर काफ़ी शानदार रहने जा रहा है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का जो मोटिवेशनल कोट आपके सामने जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। यानी अगर कभी भी ज़िंदगी में कभी भी विफलता हासिल होती है तो हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ और एक बार और प्रयास करते हुए बढ़ते हुए चलता है। तो जीत और हार हमेशा लाइफ में लगा हुआ रहता है। अगर इनकेस कभी भी विफलता हमारे लाइफ में आती हुई है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने लक्ष्य को और जल्दी अचीव करने के लिए हमें और ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से हम अगली बार हार का सामना ना करने को मिले। तो ये बात ध्यान रखते चलिएगा। अगर कभी भी जीवन में विफलता का सामना करने को पड़े तो कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि संघर्ष ही आपको क्या करेगा, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता हुआ चलेगा। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट है, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से इसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट डे आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व पानी दिवस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जल दिवस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है कब, 22 मार्च को। हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, ये आपका विश्व जल दिवस। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब, 22 मार्च को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यानी लोगों को एक तरह से अवेयरनेस फैलाना है, यानी फ्रेश वाटर को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के लोगों को बताते हुए चलना है, ताकि फ्रेश वाटर का रोल क्या है हमारी लाइफ में उसको लेकर के लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए चलना है, ताकि वो इसको वेस्ट ना कर सके और आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन है उसके लिए कम से कम वैसी कंडीशन आ सके जैसे कंडीशन आज हम लोग फिर भी मतलब उन लोग के द्वारा पानी को, जो फ्रेश वाटर की जो मात्रा है फ्यूचर जनरेशंस में और भी कम ना देखने को मिले। तो हमें अपने फ्रेश वाटर को इस तरह से यूज़ करना है ताकि ये अच्छे तरीके से आने वाले जनरेशन का भी उसके द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इस वर्ष का आपको थीम यहाँ पे देखने को मिलेगा। भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, ये आपको देखने को मिलेगा, इस वर्ष का 2022 का विषय है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर विश्व जल दिवस का विचार जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था। तो बेसिकली ऑफिशियली तौर पे अगर हम लोग बात करें तो विश्व जल दिवस का जो आइडिया था ये एक रिजोल्यूशन था जो कि अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। किस चीज़ को लेकर के, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर के, यानी विकास और पर्यावरण को लेकर के इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था कहाँ पे, रियो दी जेनेरियो में। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कब की बात है, ये आपकी 1992 की बात है। ठीक है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कब किया गया, यानी इसको सबसे पहले सेलिब्रेट करना किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, तो इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 1993 से। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और फिर इसको हर वर्ष यहाँ पे 22 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा, विश्व जल दिवस। तो ये आज का इंपॉर्टेंट डे था। आइए हम लोग द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की तरफ पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद एंड चंद्रशेखरन को यहाँ पे ऑनर किया गया है इस अवार्ड को लेकर के। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, चॉपर क्रैश हुआ था उनका तमिलनाडु में लास्ट ईयर में, दिसंबर मंथ की बात यहाँ पे ध्यान में रखते चलिएगा, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। उनके फैमिली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनकी बेटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनकी बेटी और उनके रिलेटिव्स यहाँ पे आपको ये ऑनर को रिसीव कर रहे हैं हमारे कंट्री के महामहिम से, राष्ट्रपति से। ये बात ध्यान रखते चलिएगा। फिर कांग्रेस के जो लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन है, एन चंद्रशेखरन, फॉर्मर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि और लेट राधेश्याम खेमका, ये इनके साथ साथ 54 ऐसे पर्सनालिटी है जिनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है कि पद्मा अवार्ड जो है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका दिया जाता है रामनाथ कोविंद यानी कंट्री के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये कब दिया गया है, इस बार ये दिया गया आपका मंडे को।
ठीक है। तो जनरल रावत और खेमका जो बेसिकली गीता प्रेस की हेड थे, वो बेसिकली हिंदू रिलीजियस लिटरेचर साहित्य को पब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे और उनको पद्म विभूषण यहाँ पे मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा, जनरल रावत और खेमका को। और सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये बेसिकली इनको यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है जनरल रावत के द्वारा, जो उनकी बेटी है वो आई है इसको रिसीव करने के लिए, है ना, और इनके साथ क्लोज फैमिली मेंबर जो है खेमका की वो भी यहाँ पे आई है इनको अवार्ड को रिसीव करने के लिए। ठीक है, मिस्टर आज़ाद, इसके अलावा चंद्रशेखरन, मिस्टर महर्षि, साइरस पूनावाला, फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, पैरा एथलेटिक एंड जेवलिन थ्रो देवेंद्र झझरिया, ये सभी वो लोग हैं, ये लगभग 8 लोग ऐसे हैं जिनको ऑनर किया गया पद्म विभूषण से। 2 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 8 लोगों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये पद्म भूषण जो है ये आपका भारत का तीसरा सर्वोच्च ऑनर अवार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत सारे अवार्डीज यहाँ पे आपको अनसंग हीरोज भी रह चुके हैं। 125 साल के जो योग प्रैक्टिशनर स्वामी शिवानंद, उनको भी यहाँ पे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑडियंस के द्वारा उनको क्लैप भी किया गया था, वो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में खाली पैर आए थे, बेयर फुट आए थे। शिवानंदा ड्रेस्ड, वो व्हाइट कुर्ता पहने हुए थे, धोती पहने हुए थे और प्राइम मिनिस्टर के सामने मार्गदर्शक करके उनको प्रणाम करने के बाद फिर महामहिम के सामने जाकर के उन्होंने प्रणाम किया था और उसके बाद फिर इसको रिसीव किया था। ठीक है, हाथ जोड़ करके नमन किया गया था, ग्रीटिंग की गई थी उनके द्वारा, राष्ट्रपति जी ने उनको उठाया और उसके बाद उनको सम्मानित किया पद्मा अवार्ड से। 125 साल के, ये बात ध्यान रखते चलिएगा, ये योग प्रैक्टिशनर सालों से ये आपके योग कर रहे थे, इनको भी अवार्ड दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं पद्म पुरस्कार है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। तो पद्म अवार्ड जो है वो भारत रत्न के बाद आपका सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके 3 कैटेगरीज है, ये बात ध्यान रखते चलेगा, 3 कैटेगरी से यहाँ पे इसको दिया जाता है। ठीक है, यह कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों और सार्वजनिक सेवा को मान्यता प्रदान करता है, मान्यता देता है। उस कैटेगरी के लोगों को सिविलियन अवार्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारे कौन से अवार्ड है, ये नागरिक अवार्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा, नागरिक पुरस्कार है, ये नागरिकों को ये इससे सम्मानित किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड जो है वो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पद्म विभूषण आपको देखने को मिलेगा, पद्म भूषण आप देख सकते हैं और पद्मश्री आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले में इसका ये नाम नहीं हुआ करता था, है ना। अगर हम लोग बात करें 1954 में इसकी स्टार्ट की गई है, लेकिन पहले जो इसका नाम हुआ करता था प्रारंभ में पद्म विभूषण के रूप में क्या जाना जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया था, जो कि पहली बार इसको जो प्रोवाइड किया गया जाना स्टार्ट किया गया था, ये आपके अवार्ड जो है वो 1954 से स्टार्ट किए गए थे प्रदान करना। बाद में ये नाम अच्छा ना लगने की वजह से इसका नाम जो है वो बाद में चेंज कर दिया गया था। ये चेंज कब किया गया था, 1955 में इसको चेंज किया गया था। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, जो पहला वर्ग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको पद्म भूषण और तीसरे वर्ग को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पद्मश्री नाम से चेंज किया गया, बदल दिया गया। ठीक है, कब बदला गया, 1955 में बदला गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल में आपको सारी चीज़ें जो डिटेल्ड एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको बाइलिंगुअल में मेरे तरफ से कवर किया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिएगा और सारे फ्रेंड सर्कल को लिंक शेयर कर दिया ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर सके और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस कवर कर सके। PSC जर्नी को लेकर के चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हूँ, ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका जो लेक्चर्स यहाँ पे इस चैनल पे आपके रनिंग चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखते चलेगा। और ये सारे अगर आप करंट अफेयर्स मेरे तरफ से कवर करते हैं तो दैट इज मोर देन अनफ टू कवर योर एग्जाम सिलेबस। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये अवार्ड
किसके द्वारा तय किया जाता है कि ये अवार्ड किसको देना है। तो इसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवार्ड जो यहाँ पे पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति, देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी का गठन होता है, ठीक है, और उनके द्वारा सिफारिशों पर ये अवार्ड जो है वो फिर प्रदान किया जाता है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन निकल करके आया गया है, पूछा गया है बहुत बार, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ यूनियन होम सेक्रेटरी भी रहते हैं, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के सचिव भी आपको यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और 4 to 6 एमिनेंट पर्संस मेंबर्स के रूप में यानी 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी यहाँ पे आपको शामिल रहते हैं। ये बात ध्यान रखते चलेगा। इनके नाम रिवील नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी बहुत प्रख्यात व्यक्ति रहते हैं जो कि आपके इस कमेटी का हिस्सा रहते हैं। और इन सभी लोगों के द्वारा रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर यह अवार्ड किसको देना चाहिए, किसको प्रोवाइड करना चाहिए, वो डिसाइड किया जाता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और ये लिस्ट किसको दी जाती है, ये लिस्ट दी जाती है प्रधानमंत्री को, ठीक है। ये रिकमेंडेशन जो भी होता है कमेटी का, समिति की जो सिफारिशें प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाती है, और भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने से पहले यानी गैजेटेड ऑफ इंडिया को नोटिफाई करने के पहले ये आपका फाइनल लिस्ट जो है वो किसके सामने पेश होता है, हमारे कंट्री के महामहिम, हमारे राष्ट्र के गार्जियन। कौन है राष्ट्र के गार्जियन, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम सूची पर हस्ताक्षर करने के बाद इसको क्या किया जाता है, गैजेटेड ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, और फिर इसको फिर सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा पद्मा अवार्ड्स को लेकर के। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा कि अभी एक प्लेन है बोइंग 737, ठीक है, ये एक फ्लाइट है जो कि एक अचानक से क्या किया गया है, यहाँ पे फॉल हुआ है। कहाँ पे, चाइना में। इसके अंदर कितने लोग सवाल थे, 132 लोग सवाल थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस बोइंग 737 की बात यहाँ पे कही जा रही है। 132 लोगों को यहाँ पे 132 लोगों के साथ ये आपकी क्या हो गई है, क्रैश कर गई है साउदर्न चाइना के हिल्स में। मंडे की ये घटना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज द कंट्री वर्स्ट एयर ट्रेजेडी इन मोर देन अ डिकेड। इस दशक का सबसे भयानक आपको ट्रेजेडी देखने को मिलेगा चाइना का, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल मंडे को हुआ है। ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे ऑथोरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे 8869 मीटर की ऊंचाई पर 845 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी ट्रैवल कर रही थी, और अचानक से ये क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर यहाँ पे ये फिर डाउनफॉल आपकी गिरना स्टार्ट हुई। और उसके बाद टाइमिंग जो था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 13:15, ठीक है। कमिंग एयरपोर्ट से इन्होंने टेक ऑफ किया था 1:15 में लोकल टाइम से, ठीक है। और फिर इसने सिग्नल को, रेडार सिग्नल को इसने लॉस कर दिया, और 2:21 में यानी 1:15 में उड़ान बढ़ा, 2:21 में इसका जो सिग्नल था वो आपका डिस्कनेक्ट हो गया, लॉस हो गया। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रैश किया है, ठीक है। 2 मिनट में 30,000 फीट से नीचे गिरा प्लेन। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये पूरी तरह से वर्टिकली पोजीशन में आपका प्लेन जो है वो क्रैश किया है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी बोइंग 737 का फ्लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा फ्लाइट है। कितना फ्लाइट, भारत में ये फ्लाइट आपको जो देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट टोटल 64 आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या हो गया, ये सभी को सर्वेलेंस में भेज दिया गया है, चेक करने के लिए भेज दिया गया है DGCA के द्वारा। इस घटना के बाद 737 घटना के बाद जो कि चाइना में क्रैश हुआ है 132 लोगों के साथ मंडे मॉर्निंग को, अब इसको क्या कर दिया गया, सदन ये बेसिकली सर्वेलेंस में भेज दिया गया है। बेसिकली चेक वगैरह, रूटीन चेकअप वगैरह के लिए बेसिकली इसको भेज दिया गया है, चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के लिए। 800 एयरक्राफ्ट आपको चाइना में आपको देखने को मिलेगा, 737 का आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट था जो कि क्रैश हुआ है माउंटेन्स में साउदर्न चाइना में, ठीक है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये हादसा कैसे हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में पता चल पाएगा ब्लैक बॉक्स के थ्रू क्या ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके वजह से ये फ्लाइट जो है आपका क्रैश हो गया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना भयानक यहाँ का आप देख सकते हैं चित्र है क्रैश होने के बाद का, दर्दनाक हादसा। थोड़ा सा बोइंग 737 के बारे में जान लीजिए।
बोइंग 737 जो है ये कहाँ का है, बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ का है ये यूनाइटेड स्टेट्स का विमान है। याद रखिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, तो बोइंग इसको मैन्युफैक्चर करती है। पहला फ्लाइट जो आपका टेक ऑफ किया गया था वो 9 अप्रैल 1967 को किया गया था, 54 साल पहले। और ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस जो किया गया वो 1968 को इंट्रोड्यूस किया गया, 54 साल पहले, यानी 10 फरवरी को लुफ्थांसा से। ये बात ध्यान रखते चलेगा। अभी भी सर्फिस में आपको देखने को मिलेगा, ये सारे आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी यूजर्स है। 1966 से प्रेजेंट आपको अब तक ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है। फरवरी 2022 तक कितना यूनिट आज के डेट में बोइंग 737 का हमको देखने को मिलेगा, तो ये आपका 10,926 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेरिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बोइंग T43। तो ये आपका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2+2 डायलॉग को लेकर के बात की जा रही है, इंडिया यूएस को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए मुझे यहाँ पे बताइएगा कि 2+2 डायलॉग और इंडिया कितनी देशों के साथ यहाँ पे करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के विक्टोरिया नुलैंड यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला के साथ मंडे को यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पे फोकस प्रिपरेशंस यहाँ पे किया गया है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जो कि नुलैंड जो है वो आपके बेसिकली दौरे पर है साउथ एशिया के, और ये दिल्ली आए हैं ढाका से, और यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात यहाँ पे ट्यूसडे को इनके द्वारा किया गया है कोलंबो जाने के पहले, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली डिस्कस जो किया गया है ये बेसिकली साउथ एशिया को लेकर के, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जो चीज़ें हैं, जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इनके द्वारा डिस्कशन किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर के द्वारा एस जयशंकर जी के साथ, ठीक है। क्लियर, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल इसको लेकर के जो आपके एडिटोरियल आएंगे तो उसमें हम लोग फिलहाल इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल वैसा कोई भी इंपॉर्टेंट अभी इस आर्टिकल्स में कोई भी ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि इंडिया के किन किन देशों के साथ 2+2 का डायलॉग करता है, वो आपको बताना है। टोटल कितने देश है और वो देशों का नाम क्या क्या है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 1% ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया। देखिए हम लोग का कंट्री जो है वो हम लोग जो आयात करते हैं रसिया से ऑयल को लेकर के, तेल को लेकर के, वो लगभग 1% से भी कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का आयात जो करते हैं वो इराक से करते हैं, सऊदी अरेबिया से करते हैं, यूएई से करते हैं, नाइजीरिया से करते हैं, यूएस से करते हैं। रसिया से हम लोग लेस देन 1% करते हैं, ये बात ध्यान रखते चलेगा। फिलहाल यहाँ पे ऑयल टैंकर आपको देखने को मिलेगा कोच्चि में, केरल वाला लोकेशन यहाँ पे आपको चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं उनके द्वारा राज्यसभा में मंडे को बोला गया है कि एक फैक्ट्स है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज के तरफ अगर हम लोग बात करें तो पुलिंग इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ रसिया वेराइड ऑन द ग्राउंड, इंडिया ही नोटेड इंपोर्टेड लेस देन 1% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट फ्रॉम रसिया। तो रसिया से जितने रिक्वायरमेंट है उससे कम आपका यहाँ पे जितना लेना चाहिए उससे बहुत कम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है भारत, उसी को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे, राज्यसभा में। ये बात ध्यान रखते चलेगा। कौन, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इतना वैरी क्यों है, इतना कम क्यों हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, मॉनिटर करने को लेकर के बात की जा रही है, सिचुएशन को लेकर के कि हम लोग आप क्या करेंगे इन सोफर एज oil import from Russia are concerned, contrary to what has been played up in the press, these are minuscule. Even now, the total amount contracted will be less than 3 days supply from Russia to India, and that has spread over the next 3 to 4 months. तो ये सारी बातें कही जा रही है, ये बेसिकली ऑयल को लेकर के ही बात की जा रही है। नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया इंपोर्टेड 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट एंड 54 ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट, ये भी इंपोर्ट करता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये इंपोर्ट कहाँ से करता है, हुआ चलता है यूएस, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, नाइजीरिया, इन सभी देशों से बेसिकली भारत जो है हम लोग जो है वो इसको इंपोर्ट करते हुए चलते हैं। और लेस देन 1% हम लोग जो है वो इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो रसिया से जनवरी तक सिर्फ हमने 1% क्रूड ऑयल जो है वो हम लोगों ने कच्चा तेल इंपोर्ट किया है, आयात किया है, जो कि आपका कंसर्न का विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगर यूएस की बात करें तो यूएस के बारे में मिस्टर पुरी ने क्या बोला है कि इंडिया ने इंपोर्ट किया 14 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड फ्रॉम द यूएस, यहाँ से इसने आयात किया है, ठीक है। लगभग 7.3% ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उससे 7.3% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ यूएस से इसने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है, लगभग 44% की आपका कंप्लीट हो गया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये इस बिल्डिंग का नाम क्या है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो सेंट्रल विस्टा प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ओल्ड बिल्डिंग है। ये देखिए, ये सर्किल में ये आपको ओल्ड बिल्डिंग देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्किल में, लेकिन ये तिकोना में बन रहा है। न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है, संसद जो बन रहा है वो तिकोना में बन रहा है। इधर आपको एमपी के ऑफिस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इधर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का घर देखने को मिलेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा और बीच से आपको ट्रैक देख सकते हैं जो कि इंडिया गेट आ जाता है। यहाँ पे आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा और इधर वार मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी ध्यान में रखते चलेगा 44% ये आपका कंप्लीट हो चुका है और प्लान किया गया कि 2022 तक इसको एनी हाउ कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। क्या क्या इसके ऊपर प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह आ रहा है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एरिया जो है वो कितना एरिया ये कवर कर रहा है। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो आपका स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको इग्नोर मत करते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका आकार आपको तिकोना देखने को मिलेगा, ठीक है। तिकोना है, कितने स्क्वायर में ये आपका फैला हुआ है, तो ये आपका 64,500 स्क्वायर मीटर में ये आपका फैला हुआ है। जो मेन स्पेस है वो किसके लिए, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्च में ये आपको ज्यादातर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जो इंटीरियर्स है वो किससे डेकोरेट किया गया, पीकॉक जो कि नेशनल बर्ड है। राज्यसभा में लोटस जो कि नेचुरल फ्लावर है, राष्ट्रीय फल है ये, राष्ट्रीय पक्षी, और राष्ट्रीय पेड़ आपको सेंट्रल लॉन जो है वो बनियान ट्री से आपको यहाँ पे आपका ये बेसिकली स्पेस कवर किया गया। नेशनल इम्ब्लेम को यहाँ पे क्राउन किया जाएगा पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा। कैपेसिटी की बात करें तो लोकसभा में 888 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल करंट चैम्बर में एकोमोडेट, फिलहाल अभी 552 सीट्स के अकॉर्डिंग सीट्स है, लेकिन 888 करने के बाद 888 स्पेस कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 888 सीट्स की कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे, आपको लोकसभा में। ठीक उसी तरह से राज्यसभा में आपको कितने सीट्स की कैपेसिटी देखने को मिलेगी, तो ये आपको 384 सीट्स की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। लोकसभा का जो हॉल है उसका कैपेसिटी टोटल 1272 सीट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, 888 और 384, 1272 सीट्स आप देख सकते हैं। ज्वाइंट सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन जो है आपका बेसिकली प्लान किया जा रहा है इस ईयर इसको एनी हाउ कंप्लीट, इसको कंप्लीट करना था 26 जनवरी 2022 के पहले ही, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष इसको पूरा कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है इस बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए, तो 971 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है टाटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आर्किटेक्ट कौन है, SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। डेडलाइन आपको अक्टूबर 2022 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विंटर सेशन के शुरुआत होने से पहले, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये स्लाइड्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा है क्या, तो ये सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखकार आदि के घर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी दिल्ली दरबार में कि हम कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं भारत का, कहां से, कलकत्ता से दिल्ली को। इसकी घोषणा किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी, कब, 1911 में की गई थी। और दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभिषेक के लिए किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में कि दिल्ली दरबार
जो है किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू सिटी वाज गिवन बाय, ये जो न्यू सिटी का जो टास्क था, जो दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट हो रहा था तो उस समय उस सिटी को कंस्ट्रक्ट करने का जो टास्क दिया गया था वो किसको दिया गया था, वो एडविन लुटियंस को दिया गया था और हर्बर्ट बाकेर को दिया गया था। ये हर्बर्ट बाकेर को देखने को मिलेगा, तो ये दोनों जो है ये आपको देखने को मिलेगा। हर्बर्ट बाकेर जो है वो एक क्या है, एक आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग को भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग जो कि डिजाइन किया गया था वो लुटियंस और बाकेर दोनों के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि हमारा आज का ओल्ड पार्लियामेंट आपको जो देखने को मिलेगा, कौन सा पार्लियामेंट, ये वाला गोल वाला पार्लियामेंट आप जो देख पा रहे हैं, इसके बारे में बात यहाँ पे कही जा रही है। ये तो न्यू पार्लियामेंट है, ये ट्रायंगल जो है ये तो अभी बन रहा है, ये तो अभी पूरा बना भी नहीं, ये वाला की बात कही जा रही है, ओल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है जो आज के डेट में आपको देखने को मिल रहा है वो एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, और सेक्रेटेरिएट जो आप देख पा रहे हैं सचिवालय जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों शामिल है वो हर्बर्ट बेकर और के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है और सेक्रेटेरिएट वाला जितना भी बिल्डिंग है वो किसके द्वारा बेसिकली किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो वो हर्बर्ट बाकेर के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये आपका डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू और पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट ला करके रख दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। द हिंदू न्यूज एनालिसिस में जो इस आर्टिकल का पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के। अभी फिलहाल यूक्रेन को लेकर के यहाँ पे यूक्रेन अभी बात किया था रसिया को लेकर के, मैरियोपोल को सरेंडर करने की बात यहाँ पे रखी गई थी रसिया की तरफ से, तो यूक्रेन ने इसको मना कर दिया, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, आप सरेंडर करने से मना कर दिया है जेलेंस्की के द्वारा। मंडे को ये मीटिंग आपको देखने को मिला था, सदर्न सिटी मरियोपोल की बात कही जा रही है, रसिया इसको कैप्चर करना चाह रहा है लेकिन जेलेंस्की ने इसको मना कर दिया है। एटलीस्ट 8 पर्सन एट ए शॉपिंग मॉल इन द कैपिटल कीव यहाँ पे मारे गए हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अलबत्त 3,50,000 पीपल जो है वो ट्रैप हो गए हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कमियों की वजह से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मरियोपोल में, जो कि एक तरह से बम्बार्डमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है रसिया के ट्रुप्स के द्वारा इस मंथ में, ये ध्यान रखते चलेगा। एक तरह से मैसिव वार क्राइम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पुतिन और ज़्यादा भड़क चुके हैं, और एक तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये आपका रुख जो है वो आपका बढ़ता हुआ चल रहा है आपका यूक्रेन और रसिया के बीच में। रसिया के द्वारा यहाँ पे एक और न्यूज़ देखने को मिलेगा, शांति का विचार जो था वो जापान के साथ रिजेक्ट कर दिया गया है रसिया के द्वारा। अब कोई भी टॉक नहीं होगी, जापान जो है रसिया से रिक्वेस्ट करने के लिए उससे टॉक करना चाह रहा था, शांति वार्तालाप करना चाह रहा था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है रसिया के द्वारा इस मीटिंग के बाद, यूक्रेन के मीटिंग के बाद, जो कि यूक्रेन ने सरेंडर करने से मना कर दिया था मारियोपोल को लेकर के। तो अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो और भड़क गए हैं, अभी देखिए आगे क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल यही निकल करके आया है कि जेलेंस्की ने पुतिन के जो प्रस्ताव थे उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी 8 लोग यहाँ पे शॉपिंग मॉल में मारे गए हैं कीव में, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये फिलहाल आपको देखने को मिलेगा कीव लोकेशन का लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में फूड क्राइसिस से जूझ रहा है कौन, श्रीलंका। इकोनॉमिकल इमरजेंसी से भी आपको देखने को मिलेगा। अभी श्रीलंका जो है वो चाइना से 2.5 बिलियन सहायता प्रदान करने को लेकर के यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है ना, सहायता मांगने को लेकर के बोला जा रहा है। तो श्रीलंका यहाँ पे नया लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने को लेकर के बोला जा रहा है, क्रेडिट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। चाइना से रिक्वेस्ट करा है $2.5 बिलियन की, ताकि आइलैंड में जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं गैसेस भी, चूल्हा वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे LPG सिलेंडर को लेकर के यहाँ पे शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा कोलंबो में, और लोग यहाँ पे गैसें नहीं है, आप देख सकते हैं, खाना बनाना तो और भी दूर की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। चाइना से लेकर यहाँ पे $2.5 बिलियन के यहाँ पे सहायता मांगा गया है श्रीलंका की तरफ से, ये बात ध्यान रखिए। अभी हम लोगों ने भी सहायता किया था
$1 बिलियन का, ये बात है। और ऑलरेडी पहले भी आपका चाइना जो है $1 बिलियन दिया है, उसके बाद फिर $1.5 बिलियन दिया था श्रीलंका को, तो अभी फिर इसको रिक्वायरमेंट हो गई है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो सभी लोग अभी फिलहाल यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो इसी को सॉर्ट आउट करने को लेकर के यहाँ पे ये श्रीलंका जो है वो चाइना के पास गया हुआ है $2.5 बिलियन सहायता प्रदान करने को लेकर के। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आइए इसको एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम लोग बात करें, ये कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेगा। तो इंडिया के कितने लोग ऐसे हैं जिनको इवैक्यूएट कर लिया गया यूक्रेन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक का स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल 22,500 लोगों को निकाला जा चुका है यहाँ पे उड़ियन मंत्री के द्वारा। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन वीके सिंह इसके रिप्लाई में राज्यसभा में बताए हैं कि 22,500 लोगों को हम लोगों ने यूक्रेन वाले एरिया से वापस सुरक्षित घर लेकर के आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि देखिए जो कि इंडिया, क्योंकि यूक्रेन का आपका रनवे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, तो यहाँ वहाँ के नागरिक को किसी भी तरह से बॉर्डर आने के लिए बोला जा रहा है, उसके नेबरिंग कंट्री से वहाँ से फिर उनको यहाँ पे लिफ्ट अप किया जा रहा है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी से 22,500 लोगों को यहाँ पे वापस से इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 90 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट किए गए थे। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा था, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, जिसके द्वारा जिस मिशन के तहत सभी 22,500 लोगों को वापस लाया गया है। 14 एयरफोर्स फ्लाइट था जो कि इसमें योगदान रहा है। अगला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाई स्कूल्स, गांव की बात कही जा रही है। 95% आपको यहाँ पे स्कूल जो देखने को मिलेगा वो आपका कहाँ पे है, वो आपका गांव में विदिन 7 किलोमीटर आपको यहाँ पे रखने की बात यहाँ पे कही जा रही है GIS मैप लोकेशन की। क्योंकि गांव में क्या होता है कि अगर ज़्यादा दूर में अगर स्कूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है घर के लोग छात्राओं को यानी बालिका को बेसिकली स्कूल्स भेजने के लिए राजी नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये मिशन यहाँ पे लगाया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी के द्वारा कि 90% ऑफ द विलेजेस हैव सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद इन 7 किलोमीटर, और उसी चीज़ को हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है। ये परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्कूल का विद इन 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। 5 किलोमीटर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। 95% स्कूल्स जो गाँव में है उसको 5 किलोमीटर के अंदर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, किसके द्वारा? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि सभी को एक तरह से समग्र शिक्षा स्कीम के तहत सभी को सपोर्ट प्रदान किया जा सके एजुकेशन सेक्टर्स में, और कोई भी अशिक्षित ना रहे हमारे भारत में। अगला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा OTS से रिलेटेड बात की जा रही है, वन टाइम सेटलमेंट की बात की जा रही है। देखिए हमारे भारत के द्वारा बहुत सारे पैसे फंसे हुए थे भारत के दूसरे देशों में, तो 11 देशों के बैंकों से 61,000 करोड़ रुपए फिलहाल रिकवर कर लिए गए हैं। तो उसी को लेकर के आपका आंकड़ा है, और इसके बारे में जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवत करत के द्वारा ये फिगर यहाँ पे बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे 61,000 करोड़ रुपए जो है ये वन टाइम सेटलमेंट यानी OTC के थ्रू, आपके OTS के थ्रू यहाँ पे रिकवर किए गए हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा एंटिक पीस, जो कि भारत से चोरी किए गए थे, भारत से दूसरे देशों में ले जाया गया था। तो यहाँ पे 29 एंटिक पीस आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर चले गए थे, अब उसको वापस से यहाँ पे रिटर्न किया गया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो इसमें से बेसिकली लॉर्ड शिवा के थीम्स वगैरह, बहुत ज़्यादा जैन ट्रेडिशन की आपकी मूर्तियाँ वगैरह जनरली आपको देखने को मिलेगी 9 से 10 सेंचुरी की, जो कि चोरी करके यहाँ से लेके गई थी राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उन सभी एरिया में से वापस इसको वापस कर लिया गया है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 2014 को ये बताया गया था कि 228 एंटिक अब तक रिटर्न हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूक्रेन के लोग, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो रखा है, जल रहा है, और वहाँ से लगभग 3.3 मिलियन लोग फ्लाई कर चुके हैं, कहाँ के लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए। तो वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए सब? आपके यूरोपीय संघ वाले देशों में पहुँच चुके हैं। लगभग 33 लाख लोग यूक्रेन से आपके एग्जिट कर चुके हैं आज की डेट में अपनी जान बचा करके, और वो दूसरे देश में, यूरोपियन देश में जा करके अभी फिलहाल रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े थे, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, नंबर याद रखते हुए चलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, 29 स्टोलन एंटिक्स यहाँ पे ब्रॉक्ड बैक किए गए भारत में, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया जो लेके गए थे। ठीक है, जो कि चोरी करके लेके गए थे 9-10 सेंचुरी में, राजा महाराजा के टाइम पे। अब उन सभी को क्या किया जा रहा है? वापस लाया जा रहा है।
29 स्टॉलन एंटिक पीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9th सेंचुरी को जो यहाँ से चोरी करके लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसको लगभग यहाँ पे इसको वापस ले आया गया है। स्कॉट मॉरिसन को यहाँ पे थैंक बोला गया मोदी जी के द्वारा इन सभी एंटिक को रिटर्न करने के लिए। और सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट यहाँ पे मंडे को बेसिकली होगा, उसी को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा फिर बात कही जा रही है। ही सेड दैट एंटिक हैड बीन टेकन इलीगली फ्रॉम राजस्थान, इलीगली तरीके से चोरी करके यहाँ राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से ये इसको लेके गया था, अब इसको रिटर्न किया गया है। ठीक है, 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। तो ये सारे न्यूज़ है, ये ध्यान रखते चलेगा। अब तक 2014 से 228 एंटिक जो है वो रिटर्न हो चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। अगला न्यूज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्ल्ड स्लीपिंग टू क्लाइमेट डिजास्टर की बात की जा रही है। ये घोषणा की गई थी एंटिक गुटेरेस के द्वारा, जो कि यूएन चीफ है, और इनके द्वारा मंडे को बोला गया कि वर्ल्ड आपका स्लीप वॉकिंग टू क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है। मतलब यहाँ पे हम जो क्लाइमेट चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जो आपके कि हमें इस क्लाइमेट चेंज में जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हमें उसमें विचार विमर्श करना चाहिए, सभी लोगों को सामने आना चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसर्न होने, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न भी है हमारे कंट्रियों के लिए, सभी देशों के लिए, पृथ्वी के लिए खास करके, क्योंकि ये इसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1.5 डिग्री सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर जो है, अगर इसके ऊपर चला गया तो हमारा देश जो है वो आपका, जो कि लगभग 2100 सेंचुरी में जो कि डूबने वाला है, बहुत सारे कंट्रियों के शहर वगैरह वो बहुत जल्द फिर डूबने लगेंगे। दुनिया का सबसे पहला कौन सा शहर है जो कि डूबेगा? चलिए ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दुनिया का सबसे पहला शहर कौन सा है जो कि डूबेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो आंसर कीजिएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए बताइएगा हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है और वहाँ का तापमान कितना अभी दर्ज किया गया, वो भी आप बताते हुए चलिएगा। और लास्ट ईयर का भी बता दीजिएगा, लास्ट ईयर का कौन सा सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस था और उसका तापमान कितना था, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखना है। 45% ड्रॉप हो रहा है 2030 तक। यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, नहीं तो फिर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। IPCC की तरफ से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये आज का होमवर्क है, आपका होमवर्क आप लोग कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। पहले तो ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़ा सा आप सोचिएगा इसके बारे में और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज ऑफन इन द न्यूज, बहुत ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। क्लाइंबर्स रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट टी पार्टी। तो यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट टी पार्टी यहाँ पे क्लाइंबर्स के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ ब्लैक क्लाइंबर्स सबमिटेड अ पिक टू प्रमोट रेशियल इक्वलिटी। तो रेशियल इक्वलिटी को यहाँ पे आपको देखने को प्रमोट करने को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक क्लाइंबर्स जो है वो यहाँ पे शिखर तक पहुंचे हैं और ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, इनके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड में यहाँ पे आपको क्विज यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज में आपको ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि 2019 में क्लिक किया गया था। ठीक है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी इसके ऊपर, जिन्होंने इस पिक को क्लिक किया है उनके ऊपर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके ऊपर बनी है। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है जिन्होंने इस पिक्चर को क्लिक किया था और जिनको हीरो ऑफ क्लाइमिंग कम्युनिटी के रूप में जाना भी जाता है, ये दर्जा भी उनको दिया गया। तो इसके साथ साथ ये 6 क्वेश्चंस और भी हैं, ये थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और इसका आंसर देने का कोशिश करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी कल भी हम लोगों ने होमवर्क दिया था, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल भी मैंने आपको होमवर्क दिया था इनका नाम बताने को लेकर के। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये जो है रैमसन मैगसेसे अवार्ड विनर रह चुके हैं और इनके एक काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवमेंट को लेकर के ये आपके बेसिकली आइडेंटिफाइड थे। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, चिपको आंदोलन। तो ये बेसिकली कौन है? चांदी प्रसाद भट्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली हेड कर रहे थे चिपको आंदोलन का, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। और इन्हीं को ये रामन मंगसे अवार्ड यहाँ से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन 7 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने आंसर के साथ। जिन्होंने आंसर नहीं दिया आंसर देते हुए चलिए। ठीक है, यह होमवर्क है, आज का होमवर्क आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है और इधर ये आपका ये पिक्चर को आपको बताना है, ये पिक्चर क्लिक इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, न्यूज़ एनालिसिस आपको कवर किया जा रहा है, नोट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे सारे लिंक्स आपको मिल रहे होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह के, तो आप उसको वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बाकी ग्रुप्स में, और लोगों को सही में एक जब फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है तो लोगों को हेल्प भी करते हुए चले। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, अगर किसी को पढ़ा नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पढ़ा नहीं सक पा रहे हैं, या फिर किसी तक अपने चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कम से कम ये लेक्चर्स के लिंक्स वगैरह शेयर कर सके ताकि बाकी लोगों का भी अच्छा हो सके, है ना। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको पहुंचता हुआ चले जब भी वीडियोज़ आपकी अपडेट्स होगी। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको द हिंदू एनालिसिस किस टाइम पर चाहिए। जिसका ज़्यादा समय आएगा, जो ज़्यादा जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर टाइम को लेकर के रहेगा, तो वही हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मैं टाइमिंग लिख देता हूँ, देखिए, एक है आपका 6 PM, ठीक है, 6 PM, दूसरा है 6:45 PM, एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ, 6 PM, 6:45 PM, ठीक है, फिर 9:45 PM, 10 PM। बताइएगा कि कौन सा टाइमिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसी टाइम पे ही ये आपका द हिंदू एनालिसिस आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी कुछ भी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, वहाँ पे रिवर्ट होगा, और अगर कोई सजेशंस वगैरह देना हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।